हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज है हमारी सीरीज़ का डे 2 और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर का ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूं तो इसमें हम बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इन दो लोगों के बारे में। ये हैं एफ डब्ल्यू टेलर और ये हैं हेनरी फ्योल। इन लोगों ने भी मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। मैनेजमेंट से रिलेटेड अपनी अपनी थ्योरीज, अपने अपने प्रिंसिपल्स, अपने अपने फॉर्मूलाज दिए थे, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और जिनकी इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस हम आज के सिनेरियो में, आज के बिजनेस में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्यों ये प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आखिर होते क्या हैं, इस टर्म को समझने से। तो बच्चों, बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन होती हैं जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं किसी भी बिजनेस के या बिजनेसमैन के या मैनेजमेंट के। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमें एम्प्लॉयज़ के प्रमोशन का डिसाइड करना है कि एम्प्लॉयज़ को हमें प्रमोट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो किस बेसिस पे किया जाए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या कहता है, या तो आप एम्प्लॉयज़ को सीनियरिटी के बेसिस पर प्रमोट कर सकते हो कि जिसका जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस उतना उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, या फिर आप लोगों को उनके स्किल्स पर, उनकी जो नो हाउ है कि उनको कितनी नॉलेज है, उसके बेसिस पर भी प्रमोट कर सकते हो। तो ये एक ब्रॉड गाइडलाइन है बच्चों कि या तो आप प्रिंसिपल्स, हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि या तो आप लोगों को सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोट कर दीजिए या उनके नॉलेज के बेसिस पर प्रमोट कर दीजिए। अब जो मैनेजर है वो किस तरीके से उन्हें प्रमोट करना चाहता है वो मैनेजर पर अल्टीमेटली डिपेंड करता है, लेकिन ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये मैनेजमेंट को हेल्प करेगा, मैनेजर को हेल्प करेगा ये जानने में कि उसके पास प्रमोशन के क्या क्या मेथड्स हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल के। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक जनरल या ब्रॉड गाइडलाइन का पार्ट है, कोई भी रिजिड रूल या रेगुलेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में नहीं होती। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि ब्रॉड या जनरल गाइडलाइन होते हैं। वो लोग सिर्फ कोई भी रिजिड रूल्स नहीं बताते, कोई भी फिक्स सिचुएशन का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जो प्रमोशन की अभी बात करी कि अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें ये बता देते हैं कि प्रमोशन के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, या तो आप सीनियरिटी के बेसिस पर प्रमोट कर सकते हो या नॉलेज के बेसिस पर। अब किस बेसिस पर प्रमोट करना है, किसको प्रमोट करना है, किस पोजीशन पर प्रमोट करना है, इसके बारे में मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। ये आपको अपने पर्सनल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अपने माइंडसेट पर, अपने खुद की नॉलेज पर ये डिसाइड करना होगा कि किसको किस पोजीशन पर प्रमोट करना है, किस बेसिस पर प्रमोट करना है। जनरल गाइडलाइंस हमने अभी बात करी कि ब्रॉड गाइडलाइंस होती हैं, कोई भी रिजिड रूल्स नहीं होते। फॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली इवॉल्व हुए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने भी इनको रैंडमली लिख दिया कि आज से ये चीज़ मैनेजमेंट प्रिंसिपल होगी। इनको बनाने में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, लोगों पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए हैं, सर्वे किया गया है, बहुत सारा रिसर्च वर्क किया गया है और उसके बाद इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। हमने अभी बात करी कि क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस होती हैं, कोई भी रिजिड रूल्स नहीं होते। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड सिचुएशंस, बिकॉज बिजनेस इज वर्किंग इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो हम किसी भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को रिजिड रूल की तरह फॉलो नहीं कर सकते, उनको फ्लेक्सिबली फॉलो करते हैं, एज पर द सिचुएशन उनको चेंज करते रहते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। नेक्स्ट इज मेनली बिहेवियरल। अब मेनली बिहेवियरल का क्या मतलब होता है बच्चों,
कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ना वो बेसिकली ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, जो साइंस के लॉज हैं, वो एलिमेंट से यूनिवर्स के डील करते हैं। सिमिलरली जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो ह्यूमन बीइंग्स से डील करते हैं, और क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स का नेचर डिफरेंट होता है, हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर डिफरेंट होता है, इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम बिहेवियरल इन नेचर कहते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से कैसे लिंक्ड है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बेसिकली हमें बताते हैं कि किस आइडिया को या किस प्रिंसिपल को अप्लाई करने का क्या इफेक्ट होगा, यानी कि वो बताते हैं कि किस सिचुएशन में अगर हम किसी प्रिंसिपल को या किसी फॉर्मूला को, किसी मैनेजमेंट आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि वो एम्प्लॉयज़ के वेजेस को इंक्रीज करेगी, या इंक्रीज छोड़ो, वो एम्प्लॉयज़ के वेजेस को कट डाउन करेगी क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स उनको हेल्प करेंगे ये एनालाइज करने में कि अगर हम एम्प्लॉय के वेजेस को कट डाउन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा ऑर्गेनाइजेशन पर, क्या इम्पैक्ट होगा उसका एम्प्लॉयज़ पर, और एम्प्लॉयज़ का क्या रिएक्शन होगा सिचुएशन में। एंड लास्ट इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट यानी फिक्स नहीं होता, एवर चेंजिंग होता है, एज पर द सिचुएशन हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल की क्या इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है वो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो जो मैनेजर्स होते हैं उनको रियल वर्ल्ड सिचुएशन को एनालाइज करने में, रियल वर्ल्ड सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, और वो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं, जो भी बिजनेसेस हैं उनको हेल्प करते हैं जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं उनके सल्यूशंस फाइंड आउट करने में। अब किस तरीके से वो हेल्प करते हैं उसका अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क। एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है हेनरी फियोल का, वो क्या कहता है कि आप जो अपना काम है ना वो सारा काम खुद मत करिए, बल्कि आगे लोगों को डेलीगेट कर दीजिए जो उस काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकें। अब रियल वर्ल्ड सिचुएशन में क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, हो सकता है एक सीनियर मैनेजर है, उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और साथ ही उनको कुछ मीटिंग्स भी कंडक्ट करनी है क्लाइंट्स के साथ, तो इस सिचुएशन में वो डिवीजन ऑफ वर्क का यूज़ करके जो उनका डे टू डे रूटीन टास्क है उसको डेलीगेट कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, ताकि वो अपनी क्लाइंट मीटिंग्स पर ज़्यादा फोकस कर सकें। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप यूटिलाइज अपने रिसोर्सेज को, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट वे में, बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, और कैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड इज साइंटिफिक डिसीजंस। क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं, उनको फॉर्म करने के लिए बहुत सारा रिसर्च वर्क किया होता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स उनको फ्रेम करने के पीछे होते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। वो डिसीजंस जो ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ रियल वर्ल्ड सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशंस पर लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी वजह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स चेंजिंग एनवायरनमेंट में या डायनेमिक एनवायरनमेंट में हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ को। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में कैसे हेल्प करते हैं, तो इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ पब्लिक फोर्सेस, बिजनेसेस टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो इवॉल्व हुई है इन रिस्पॉन्स टू दीज डिमांड्स। द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिंसिपल्स आल्सो अज्यूम न्यूअर एंड कंटेम्पररी मीनिंग्स विद द चेंज इन टाइम। सो इफ वन वर टू टॉक ऑफ इक्विटी टुडे, इट डज नॉट अप्लाई टू वेजेस अलोन। तो मैनेजमेंट जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में इस तरीके से हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बात करी एग्जाम्पल इक्विटी की,
इक्विटी यानी सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, सबको इक्वल चीजें मिलनी चाहिए एज पर देयर स्किल सेट। तो यहाँ पर कहा गया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सिर्फ वेजेस पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये एप्लीकेबल होता है आपके रोल्स पर, आपके पोजीशंस पर, ऑर्गेनाइजेशन में आपकी क्या पोजीशन होगी, क्या रेस्पेक्ट है, उन सब चीज़ों में इक्विटी अप्लाई होती है। अगर आप एक अच्छे एम्प्लॉय हैं, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हैं, तो आपको रिकग्निशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। क्योंकि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट एजुकेशन का पार्ट है, आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये आप फ्यूचर में अपने बिजनेस में, अपनी जॉब्स में, हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मॉडर्न डे एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, रिसर्च वर्क का पार्ट होते हैं। Coming to the next, Principles of Scientific Management by Frederick Winslow Taylor, or you can say F.W. Taylor. अब F.W. टेलर को जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी हम कहते हैं, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को दिया था और इनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे फैक्ट्रीज में। इन्होंने जो अपने प्रिंसिपल्स दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो 1911 में दिए थे, जो इनका एक आर्टिकल आया था, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इन्होंने क्या प्रिंसिपल्स दिए थे, आइए हम उन प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया था वो था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब इसमें टेलर क्या कहते हैं, जो F.W. टेलर हैं हमारे, ये क्या कहते हैं कि जो टेलर बिलीव करते थे कि सिर्फ और सिर्फ एक बेस्ट मेथड होता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए, और ये मेथड जो है वो रिसर्च से, स्टडी से, एनालिसिस से डेवलप किया जा सकता है और इसको रूल ऑफ थंब से रिप्लेस कर देना चाहिए। अब रूल ऑफ थंब क्या होता है बच्चे? रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि जब हम किसी सिचुएशन में ट्रायल एंड एरर मेथड को अप्लाई करते हैं, यानी हम कहते हैं कि ये करके देख लो, हो सकता है ऐसा हो जाए। ऐसा हम कई बार करते हैं ना कि ऐसा करके देख लो, क्या पता सही हो जाए, क्या पता गलत हो जाए। तो टेलर क्या कहते हैं कि हमें इस रूल ऑफ थंब को, ये ट्रायल एंड एरर अप्रोच को रिमूव करके एक साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करना चाहिए, और वो साइंटिफिक मेथड जो है वो बेस्ट मेथड होना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंट्रोड्यूस कर पाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फैक्ट्री प्रेमाइसेस में। सेकेंड थिंग इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इसमें टेलर क्या कहना चाहते हैं कि टेलर कहते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना वर्कर्स के लिए अच्छा है, ना मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। यानी कि टेलर इस प्रिंसिपल के थ्रू क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए, और अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट अराइज भी हो जाए तो उसको हमें बैठकर सॉल्व कर लेना चाहिए और हार्मनी के साथ, हार्मोनाइजेशन के साथ काम करना चाहिए। वर्कर्स को मैनेजमेंट की सिचुएशन समझनी चाहिए और मैनेजमेंट को वर्कर की नीड्स, अगर नेसेसरी हैं, वर्कर की जो डिमांड्स है वो नेसेसरी कैटेगरी में आती हैं या रिक्वायर्ड है एज पर द टाइम सिनेरियो, तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उन नीड्स को फुलफिल करना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यानी हमें किसी भी फैक्ट्री प्रेमाइसेस में कॉपरेट करना चाहिए सभी लोगों को। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ मैं करना चाहिए कि मैं हूँ जो हूँ, मैं अकेला ये काम कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। एक कंप्लीट कॉपरेशन होना चाहिए लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। ये जो प्रिंसिपल है ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन है। यहाँ पे कंपटीशन को रिप्लेस किया गया है कॉपरेशन से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक फैक्ट्री में 10 वर्कर्स हैं तो उनके बीच एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा प्रोडक्शन करता है या कौन ज़्यादा अर्निंग करता है। एक कॉपरेशन होना चाहिए उन सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में कि हम मिलकर काम करेंगे, हम अपना काम, जो हमारा टास्क है, जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव करेंगे। अब उसमें कोई कम काम करे या कोई ज़्यादा काम करे, वो आपस की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की होनी चाहिए, एक कॉपरेशन, एक कोऑर्डिनेशन आप लोगों के बीच में होना चाहिए। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। टेलर कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का राइट है कि वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक पहुंच पाए। अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एक पर्सन है, उसके पास इतना टैलेंट है
कि वो मैनेजर बन सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेनी है, एक एम्प्लॉय है जिसके पास टैलेंट है, स्किल्स हैं कि वो मैनेजर बन सकता है या वो टीम लीड बन सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि वो उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी दे काम करने की और उसको हेल्प करे अपनी स्किल्स को पॉलिश करने में, अपने क्वालिटीज़ को शोकेस करने में, अपनी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज करने में और उसको फुल्ली डेवलप होने में हेल्प करे मैनेजमेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बच्चों, अब जो टेलर है उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे और कुछ टेक्निक्स की भी बात करी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो अब वो टेक्निक्स क्या है, हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली टेक्निक जो टेलर ने बताई थी वो थी फंक्शनल फोरमैनशिप की। अब इसमें टेलर ने क्या कहा था कि टेलर आइडेंटिफाइड अ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ गुड फोरमैन या सुपरवाइजर। जो फैक्ट्री में सुपरवाइजर होते हैं ना, जो एक तो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, उन वर्कर्स को जो लीड करते हैं या गाइड करते हैं या जो चीज़ें सिखाते हैं, उन्हें हम फैक्ट्री सुपरवाइजर या फोरमैन कहते हैं। एंड फाउंड दैट नो सिंगल पर्सन कुड फुट देम ऑल। This prompted him to suggest functional foremanship through 8 persons. ये इंपॉर्टेंट है। टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप की ये टेक्निक क्यों इन्वेंट करी, क्यों रिपोर्ट करी, मतलब क्यों इसको निकाला, इन्होंने क्यों इस टेक्निक को फाइंड आउट करा? द आंसर इज, टेलर को ये लगता था कि जो फंक्शनल फोरमैनशिप होती है, जो फोरमैन होते हैं या सुपरवाइजर होते हैं, उनमें बेसिकली 8 क्वालिटीज होनी चाहिए, 8 स्किल्स होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी रियलाइज करा कि वो स्किल्स, वो 8 स्किल्स किसी एक इंडिविजुअल में एक साथ नहीं हो सकते। तो इसीलिए उन्होंने इस तरह के एक चार्ट को प्रिपेयर करा, इस तरह का एक फंक्शनल फोरमैनशिप का एक पूरा सिनेरियो तैयार करा। अब वो कैसे है, तो सबसे पहले हमारा टॉप पे है फैक्ट्री मैनेजर, जो फैक्ट्री के मैनेजर हैं वो। उसके बाद उसको 2 डिविजन्स में डिवाइड करा, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर। और उसके अंडर जो टेलर ने अपने 8 फॉरमैन स्किल्स के बारे में सोचा था, उनको डिवाइड करा, जो कि है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन। वहीं प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर जो 4 लोग काम करते हैं वो है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। और इन 8 फॉरमैन या सुपरवाइजर्स के अंडर जो है वो काम करता है हमारा वर्कमैन, यानी कि जो फैक्ट्री वर्कर है वो। अब ये 8 जो फोरमैन की क्वालिटीज टेलर ने दे रखी हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इन सब में होता क्या है? तो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर जो 4 लोग काम करते हैं, यानी कि स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, इन चारों का अलग अलग सेपरेट रोल होता है। ये चारों जो हैं ये टाइमली और एक्यूरेट कंप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी काम के। यानी कि इन चारों की ये ड्यूटी है कि जो भी काम है वो स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट हो, और अगर कोई भी रिपेयर की ज़रूरत है मशीन में, क्योंकि प्रोडक्शन होगी तो मशीन का यूटिलाइज होगा, हो सकता है मशीन कभी बीच में ख़राब भी हो जाए। तो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर ये जो 4 फोरमैन आते हैं, इन चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये टाइमली कंप्लीशन पर ध्यान दें कि जितना भी काम है वो टाइमली कंप्लीट हो, एक्यूरेटली कंप्लीट हो। ये इन चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहीं प्लानिंग इंचार्ज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंस्ट्रक्शन कार्ड, रूट, टाइम एंड कॉस्ट और डिसिप्लिनरी, इन चारों का ये रोल है कि ये डिसाइड करेंगे किस तरीके से रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री से बाहर जाएगा, क्या टाइम लगना चाहिए प्रोडक्शन में, क्या कॉस्ट लगनी चाहिए प्रोडक्शन में। इन सबको डिसाइड करने का काम प्लानिंग इंचार्ज के अंडर प्रेजेंट जो 4 फोरमैन है उनका होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो है 20 यूनिट्स।
20 यूनिट्स। अब कंपनी ने ये डिसाइड करा कि जो भी वर्कर अप टू 19 यूनिट्स बनाएगा उसे पर पीस 5 रुपीज़ पे किए जाएंगे। वहीं जो भी वर्कर 20 या उससे ऊपर के पीसेस बनाएगा, यानी 21 पीसेस भी बना देगा, उसको 7 रुपये पर पीस के हिसाब से हम अमाउंट पे करेंगे। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, या ये सिचुएशन क्यों बनाई गई? ये सिचुएशन को बनाने का रीज़न या इस टेक्निक का बेसिक मोटिव ये है कि एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। जो फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सके, और जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको कोई रिवॉर्ड दिया जा सके। अब फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, उसका टोटल प्रोडक्शन टारगेट 100 यूनिट्स का है। अब उसमें 5 लोग काम करते हैं, एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा काम करता है, वो 50 यूनिट बना देता है। एक पर्सन जो है वो 20 यूनिट बना देता है, बाकी 2 लोग मान लो 15-15 यूनिट बना देते हैं, और जो 5वां पर्सन है वो कुछ बनाता ही नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि फैक्ट्री का टारगेट 100 यूनिट्स का था और वो कंप्लीट हो गया, तो सभी लोगों को इक्वल वेजेस मिलेंगे। इस केस में जो बाकी 4 लोग जिन्होंने काम किया और जिसने मैक्सिमम काम किया, जिसने 50 यूनिट्स हमारे बनाए, उसको सबसे ज़्यादा लॉस है, क्योंकि उसने काम तो आधा किया लेकिन उसको वेजेस सिर्फ 20% मिलेंगे। तो ऐसा ना हो, ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम की इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इस केस में होगा क्या, मान लो 2 लोग हैं, ए और बी। ए ने जो है 15 यूनिट बनाए और बी ने जो है 25 यूनिट बनाए। तो ए को जो है वो 5 रुपीज़ के हिसाब से पे किया जाएगा, यानी उसको पे किए जाएंगे 75 रुपीज़। वहीं बी को जो है वो 7 रुपीज़ के हिसाब से पे किया जाएगा, यानी बी को पे किया जाएगा 175 रुपीज़। अब डिफरेंस देख रहे हो, इन दोनों के बीच में 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। सिर्फ 10 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने की वजह से बी को जो है ए से 100 रुपीज़ ज़्यादा मिले, यानी ए ने जितना अर्न करा बी ने उसके डबल से भी ज़्यादा अर्न करा सिर्फ 10 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने में। अब इस केस में क्या होगा, जो ए है वो मोटिवेट होगा एक्स्ट्रा काम करने के लिए। ए सोचेगा कि अगर मैं भी 20 यूनिट बना देता तो मुझे भी 20 इंटू 7 यानी कि 140 रुपीज़ मिलते, यानी मैं जितना अभी अर्न कर रहा हूँ 75 रुपीज़, उससे अराउंड में डबल अर्न कर सकता था अगर मैं 20 यूनिट्स का जो हमारे फैक्ट्री का टारगेट है उसको अचीव कर लेता। तो इस केस में क्या होगा, ए मोटिवेट होगा काम करने के लिए, ए और ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से हम अपने वर्कर्स की जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाएंगे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मेंटल रेवोल्यूशन का। ये हमारे जो हैं मिस्टर इमोजी, ये पूछ रहे हैं कि मेंटल रेवोल्यूशन होता क्या है। तो बेसिकली मेंटल रेवोल्यूशन क्या है, वो चेंज ऑफ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट है कि जब भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें माइंडसेट का जब चेंज होता है, यानी कि इस प्रिंसिपल में टेलर क्या कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निक्स को अप्लाई की जा सकती हैं, लेकिन उन टेक्निक्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन या करेक्ट एप्लीकेशन तभी हो सकता है जब लोग उसको अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नई पॉलिसी तब तक इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती जब तक वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स और मैनेजमेंट उसके लिए रेडी ना हो। तो इसलिए टेलर कहते हैं कि मेंटल रेवोल्यूशन ज़रूरी है, एम्प्लॉयज़ की और मैनेजमेंट की एक्सेप्टेंस ज़रूरी है इन प्रिंसिपल्स, इन टेक्निक्स के लिए। मैनेजमेंट रेडी होना चाहिए ये 2 रुपये जो 5 to 7 के बीच का डिफरेंस है इसको पे करने के लिए, और एम्प्लॉय रेडी होना चाहिए इन 2 रुपीज़ के एक्स्ट्रा डिफरेंस को अर्न करने के लिए, इस 20 यूनिट्स का जो आउटपुट है इसको अचीव करने के लिए। यानी कि टेलर सिंपली ये कहते हैं कि प्रिंसिपल्स तो मैंने बना दिए, टेक्निक्स मैंने आप लोगों को दे दी, लेकिन
अगर इनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, चाहे वो वर्कर्स हो चाहे मैनेजमेंट हो। उसी को उन्होंने मेंटल रेवोल्यूशन का एक नाम दिया है। नाउ कमिंग टू द लास्ट टेक्निक ऑफ द डे, we will be talking about standardization and simplification of work and work studies के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि ये एक प्रोसेस होता है कि हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए, हर एक एक्शन के लिए हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दें। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट को, एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट को बनाने का स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि इसको बनाने के लिए 20 रुपए की कॉस्ट लगेगी। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में 20 रुपए से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, या फिर इस प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स बनाने के लिए 5 घंटे लगेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि हर 5 घंटे में 100 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, जो भी है प्रोडक्ट XYZ, उसके बनने चाहिए। तो इसे हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का बेसिकली बहुत जो हम डेली यूज में भी करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। अब सिंप्लीफाई चीज़ें कैसे होंगी? जो भी उसमें सुपरफ्लुअस वेराइटीज़ हैं, यानी जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो अननेसेसरी हैं, रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और हमारे काम के टाइम को बढ़ा रही हैं, हमारे कॉस्ट को बढ़ा रही हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम एलिमिनेट कर दें अपने प्रोसेस से और प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दें। अब इसके लिए जो टेलर हैं उन्होंने 4 स्टडीज़ दी थी, 4 वर्क स्टडीज़ बताई थी, जो थी मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फैटीग स्टडी। ये क्यों बताई थी? ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन कर सकें कामों का। तो मेथड स्टडी क्या कहती है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। यानी मेथड स्टडी हमें हेल्प करती है उस बेस्ट वे को ढूंढने में जो उस जॉब को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट कर सके। एक काम को करने के बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं। हो सकता है आप जिस काम को जिस तरीके से कर रहे हो, आपका जो पार्टनर है या आपका जो दोस्त है वो उसे किसी और तरीके से कर रहा हो, मैं किसी और तरीके से कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड किसी और तरीके से कर रहा हो। लेकिन उस काम को करने के 10 तरीके ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ऐसा तरीका होगा जो उस काम को मोस्ट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, यानी मिनिमम कॉस्ट के साथ मिनिमम टाइम में उस काम को कंप्लीट कर सकेगा। तो टेलर कहते हैं कि मेथड स्टडी के थ्रू हमें उस बेस्ट वे ऑफ डूइंग द टास्क को फाइंड आउट करना चाहिए और उसी काम तरीके को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब मोशन स्टडी में टेलर क्या कहते हैं कि हम किसी भी काम को करते हैं तो उसमें हम मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, तो एक लेबर पहले रॉ मटेरियल को उठाएंगे, उसको मशीनरी पर लगाएंगे, मशीनरी को एडजस्ट करेंगे, फिर प्रोडक्ट को बनाएंगे। उसमें वो कभी बैठेंगे, कभी उठेंगे, कभी सामान उठाएंगे, रखेंगे। तो टेलर कहते हैं कि हर एक एक्टिविटी को, जो भी पूरा प्रोसेस है, उसको हर एक एक्शन को डिवाइड कर देना चाहिए एक एक मोशन में। सामान उठाना एक मोशन है, सामान रखना एक मोशन है, मशीन एडजस्ट करना एक मोशन है, बैठना एक मोशन है, खड़ा होना एक मोशन है। और टेलर कहते हैं जो इनमें से अननेसेसरी मूवमेंट्स है ना, उसको आप एलिमिनेट कर दो प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा कर रहे हो कि 10 पीसीज आपको बनाने हैं और आप वो छोटे छोटे पीस एक एक करके झुक रहे हो और उठा रहे हो और फिर रख रहे हो। तो आप एक काम करो, एक बार में 5 पीस उठा लो, तो आपको 4 बार जो देखना है पीछे मुड़कर और उस पीस को उठाना है, वो आपका टाइम बचेगा। तो टेलर कहते हैं कि ऐसे अननेसेसरी मूवमेंट्स या मोशंस जो है ना, उनको प्रोसेस से एलिमिनेट कर दो ताकि प्रोसेस सिंप्लीफाई हो सके। अब नेक्स्ट थिंग क्या कह रहे हैं वो, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या होता है कि इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। Objective of time study is to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive schemes at determined labor costs. अब टाइम स्टडी क्या हेल्प करती है? टाइम स्टडी जो है एक जॉब को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है, स्टैंडर्ड टाइम। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी कि
5 घंटे में 100 यूनिट्स बन जाने चाहिए, यानी कि एक यूनिट बनाने में 3 मिनट का हमें टाइम लगेगा। तो टेलर कहते हैं कि ये टाइम हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्या है किसी भी यूनिट को बनाने का, सो दैट हम अपने नंबर ऑफ वर्कर्स को डिटरमाइन कर सकें, क्योंकि हमारा एक प्रोडक्शन टारगेट होता है। हमारा प्रोडक्शन टारगेट पहले सेट होता है, उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं, उसके बाद हम वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं उस काम को करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि जितने हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनसे हम अपने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि इतना प्रोडक्शन हमारा होना चाहिए। तो टेलर क्या कहते हैं कि हमें पहले से डिटरमाइन कर लेना चाहिए कि कितना टाइम हमें एक यूनिट को बनाने में लगेगा, कितना हमारा टारगेट है, और उस हिसाब से हमें वर्कर्स को एम्प्लॉय करना चाहिए, उतने वर्कर्स को काम पर लगाना चाहिए कि टाइम से हम अपना काम कंप्लीट कर सकें। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी बेसिकली क्या कहते हैं कि रेस्ट इंटरवल, यानी कितना आराम एक एम्प्लॉय को मिलना चाहिए ताकि वो पूरे दिन अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम कर सके। फॉर एग्जांपल, हमने एक स्टडी करी अपनी फैक्ट्री में और देखा कि हर 2 घंटे के बाद अगर एक 15 मिनट का ब्रेक हम अपने फैक्ट्री वर्कर्स को दें तो वो उतनी ही एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे अगले 2 घंटे भी जितना उन्होंने पहले 2 घंटे में काम करा। तो अब फैटीग स्टडी के बाद क्या होगा कि फैक्ट्री एक रूल बना देगी कि हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट का एक ब्रेक होगा। इस ब्रेक में आप लोग कुछ अपना बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इतनी देर में मशीनरी को भी आराम मिलेगा। तो मशीनरी और जो वर्कर्स हैं वो दोनों एकदम एनर्जेटिक रहेंगे और लंबे टाइम तक काम कर पाएंगे अगर हम फैटीग स्टडी को अप्लाई करें और एक रेगुलर इंटरवल्स पर एम्प्लॉयज को ब्रेक देते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास में हम हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ेंगे, उनके 14 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ ही हम अपने सेकंड चैप्टर को ओवर कर देंगे। सो गाइस, पढ़ते रहिए। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिए। मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने की 100% कोशिश करूंगा, सभी डाउट्स को सॉल्व करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।